जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं वो आपके सामने है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए एक वीक स्पॉट है, एक मर्म स्थान है, एक सॉफ्ट अंडरबेली है और भारत के लिहाज से एक ये बहुत ही अच्छी घटना है, क्योंकि इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में दोनों देश पूरी तरह से फंस रहे हैं और आने वाले दिनों में और ज्यादा फंसेंगे। सबसे पहले हम जिस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे उसे टच करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो पिछले कुछ दिनों में हुई, जिसका संबंध भारत के सुरक्षा के साथ है, उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि नेपाल के अंदर एक संकट पैदा हुआ है, जहां पे जो उनकी सरकार है, श्री ओली इन्होंने पार्लियामेंट बर्खास्त की हुई है और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है वो स्प्लिट होने वाली है। लेकिन चाइना ये नहीं चाहता कि ये पार्टी स्प्लिट हो और उनका जो इन्फ्लुएंस नेपाल के ऊपर है वो कम हो। इसलिए उन्होंने अपने 4 सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स को नेपाल में भेजा है, ताकि जो लड़ाई चल रही है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में, ओली जो प्रेसिडेंट है, प्रचंडा जो पार्टी के मुख्य है, दोनों के बीच में पैचअप हो जाए, जिससे चाइना का वहां का इन्फ्लुएंस ये एक जैसे रहेगा। लेकिन भारत के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हमने नेपाल को समझाना चाहिए कि इस प्रकार का चाइनीज इन्फ्लुएंस उनके इंटरनल चीजों के अंदर ये उनके लिए अच्छा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अफगानिस्तान सरकार ने एक चाइना का स्पाई स्कैंडल पकड़ा है। चाइना के स्पाइस थे, उनकी जो एमएसएस नाम की जो गुप्तहेर संस्था है, वो वहां पे हेरगिरी कर रही थी। ये पकड़े गए कि जो अफगानिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे, तालिबान को मदद कर रहे थे। तो अफगानिस्तान ने चाइना को बोला है कि अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपको पब्लिकली अपोलोजाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात जो है, इसका संबंध पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि उनकी इकोनॉमी की हालात बहुत ही बुरी है, इसलिए जो उन्हें लोन रिपेमेंट करना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उसे वापस करने में सहूलियत मिले। इसके सिवाय बलूचिस्तान में काफी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे। उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होता है, भारत के ऊपर क्या असर होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले 2 मिनट के लिए हम बलूचिस्तान के बारे में बात करते हैं। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और वहाँ की लोक संख्या बलूची है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि बलूची केवल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही है ऐसा नहीं, बल्कि वो ईरान के अंदर है, बल्कि वो अफगानिस्तान के अंदर है। इसीलिए ये चाहते हैं कि ग्रेटर बलूचिस्तान बने, जिससे जो बलूची जनता जो ईरान में और अफगानिस्तान में चली गई है वो इकट्ठी आ जाए। और आजकल बलूचिस्तान एक नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छा एक स्थान है, जहाँ पे हर एक प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को उनका कोई फायदा नहीं। उनको एक्सप्लॉइट करता था पहले पाकिस्तान, और अभी चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है। और जो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है तकरीबन 750 किलोमीटर लंबी, उसमें से ज्यादा 450 किलोमीटर की कोस्ट लाइन ये बलूचिस्तान के पास है। और जहां जो एक सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो बंदर है, पोर्ट है पाकिस्तान का, जिसे ग्वाडर बोला जाता है, वो बलूचिस्तान में है, जिसे चाइना डेवलप कर रहा है। बिल्कुल ही शॉर्ट में हम बात करेंगे चाइना पाकिस्तान
इकोनॉमिक कॉरिडोर की। ये तकरीबन 4,500 किलोमीटर का रास्ता है जो ग्वाडर बंदर से निकलता है, बलूचिस्तान से के बलूचिस्तान में से जाता है, उसके बाद सिंध में प्रवेश करता है, उसके बाद पाकिस्तानी पंजाब से जाके वो गिलगिट बाल्टिस्तान से शिनजियांग प्रांत जो चाइना का है वहां पे प्रवेश करता है। इसमें से आधी रोड जो है ये तकरीबन 8 से 9,000 फीट के ऊपर है। ये काफी माउंटेनस एरिया से जाती है और जब बर्फ गिरती है तो आधी रोड बर्फ गिरने से बंद हो जाती है। जैसे कि हमारी श्रीनगर कारगिल जो रोड है ये बर्फ के टाइम पे 6 महीना बंद रहती है। तो खैर हम वहां पे एक जोजिला टनल नाम की टनल खोदने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये पूरी 12 महीने ये रोड खुली हो जाए, लेकिन उसके लिए काफी समय लगने वाला है। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम पाकिस्तान की है। इसके सिवाय ये रोड जो एंटर करती है शिनजियांग प्रोविंस के अंदर, चाइना के अंदर, ये एक चाइना का बहुत ही अनरेस्टिव स्टेट है, यानी कि वहां के लोग चाइना के साथ बहुत नाखुश है। आपको पता है कि शिनजियांग की पॉपुलेशन तकरीबन 2 करोड़ है और चाइना वहां की जो मुस्लिम्स है जिन्हें उइगर मुस्लिम्स बोला जाता है, वहां पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल चाइना ने बदली किया है जिससे वहां पे हन चाइनीज यानी कि मेनलैंड के जो चाइनीज है वो ज्यादा हुए हैं और जो ओरिजिनल शिनजियांग के लोग हैं उइगर मुस्लिम ये कम हुए हैं। और आज माना जाता है कि तकरीबन 20 लाख से ज्यादा जो उइगर मुस्लिम्स है ये कंसंट्रेशन कैंप में है। उन्हें कॉटन फील्ड्स में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें अलग अलग जो माइनिंग होता है वहां पे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी कि वो एक लो लेवल जो लेबरर्स होते हैं उनके मुताबिक उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री की हिम्मत नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ बात करे और बोले कि इस प्रकार से जो उइगर मुस्लिम्स को जो आप बड़ी खराब ट्रीटमेंट दे रहे हो उसके लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, ना किसी मुस्लिम कंट्री की हिम्मत है। लेकिन ये सीपीएससी कॉरिडोर क्यों चाहिए, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, अभी तक क्या हुआ है, उसके आने वाले दिनों में क्या होगा? तो शॉर्ट में बातचीत की जाए तो तकरीबन 50 से 60 अब्ज डॉलर्स इतना खर्चा चाइना इसके ऊपर कर रही है। और ये माना जाता है कि जो मलक्का है, मलक्का को ये एक ऑल्टरनेटिव रूट है, क्योंकि मलक्का से चाइना का 70 टू 80% ट्रेड वहां से जाता है। उन्हें लगता है कि लड़ाई होगी तो उन्हें वहां पे रोका जाए, इसलिए वहां से ग्वाडर से वो एक ऑल्टरनेट रूट चाहते हैं जो मलक्का को बाईपास करके डायरेक्टली शिनजियांग प्रोविंस में पहुंचे। लेकिन ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है और हर एक एक्सपर्ट ये मानता है कि ये बिल्कुल ही अनइकोनॉमिकल है। लेकिन शायद इसकी इंपॉर्टेंस चाइना के लिहाज से स्ट्रेटेजिक है कि अल्टरनेटिव टू मलक्का, या दूसरा एक रूट जो तैयार कर रहे हैं म्यांमार के सितवे बंदर से, वो जो उनका प्रोविंस है वहां पे चाइना का वाया म्यांमार जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर भी जाना इतना आसान नहीं है। फिलहाल जब तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है उसमें से जो 132 प्रोजेक्ट अलग अलग प्रकार के चल रहे थे, जिसमें रोड्स है, जिसमें रेलवेज है, जिसमें पावर प्लांट्स है और कुछ है, तो वहां पे केवल 32% प्रोजेक्ट ही अभी तक पूरे हुए हैं। बाकी के पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी हालात ये बहुत ही बुरी है। इतना ही नहीं, तो इसमें एक देखने वाली बात ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसे बलूचिस्तान के लोगों का बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है। इतना कि बलूचिस्तान के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, जो स्वतंत्रता मांगने वाले जो अलग अलग लोग हैं, वो इसके ऊपर हमला करते हैं। बाद में मैं आपको एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, लेकिन अभी तक
2,500 से ज्यादा हमले CPEC कॉरिडोर के ऊपर बलूचिस्तान में हुए हैं। और खैर बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत सख्ती से निपट रही है और सैकड़ों बलूची है जो डिटेंशन कैंप में, हजारों लोगों को मार दिया गया है। और आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि जो एक बहुत ही बड़ी एक्टिविस्ट थी, बहुत ही बड़ी एक्टिविस्ट थी बलूचिस्तान की, जो कनाडा में सेटल हुई थी। उसका नाम है करीमा बलोची। पिछले हफ्ते उसका मर्डर हो गया। माना जाता है कि पाकिस्तान के एजेंट्स ने उसका मर्डर किया क्योंकि वो कनाडा में रह के बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट्स के बारे में बातचीत करती थी, तो इसलिए उसका मर्डर किया गया। उसके पहले 1-2 साल पहले की बात है, स्वीडन के अंदर भी एक बलूची एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ था। इतना ही नहीं तो आपको याद है कि आजकल कनाडा के अंदर कुछ खालिस्तानी एक्टिविस्ट है जो खालिस्तान रेफरेंडम 2020 की बात कर रहे थे, वो उल्टा काम करते हैं। और इतना ही नहीं तो चाइना ने कनाडा के अंदर, कनाडा का जो ऊपर वाला इलाका है जो बहुत ही ठंडा है, जो ऑलमोस्ट नॉर्थ पोल के पास में है, वहां पर कनाडा के साथ उन्होंने एक्सरसाइज की हुई है हाई एल्टीट्यूड के अंदर या बर्फीली इलाके के अंदर लड़ने की। अभी देखिए कि बर्फीले इलाके के अंदर कनाडा किसके साथ लड़ने वाला है, तो किसी के साथ नहीं। लेकिन चाइना किसके साथ लड़ने वाला है, तो भारत के साथ, जो लद्दाख के स्टैंड ऑफ में आपने देखा है। यानी कि कनाडा जो है ये एक भारत के विरुद्ध जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती है, वो पाकिस्तान की हो या चाइना की हो या खालिस्तान की हो, उनका एक बहुत ही बड़ा हब बना हुआ है। तो हमारे लिए एक ये धोखेदायक बात है। जब तक सवाल बलूचिस्तान का है, वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान से आजाद होने के लिए जो जो एक मूवमेंट चल रही है, वो काफी दिन से चल रही है, लेकिन उसे जितना यश मिलना चाहिए इतना नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान ने किया क्या है कि नेशनल कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की एक अथॉरिटी उन्होंने तैयार की है, जिससे वो जो इलाका है कोस्ट लाइन के साथ, वहां का कंट्रोल करेंगे और पूरी कोस्ट लाइन एक मिलिट्री बेस में कन्वर्ट होने की उम्मीद है, जहां पे आने वाले दिनों में चाइनीज वॉरशिप्स बेस्ड हो सकती है या चाइनीज सबमरीन्स बेस्ड हो सकती है। ये भी माना जाता है कि एक आधी चाइनीज न्यूक्लियर वाली सबमरीन भी बेस हो सकती है। मेरा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, लेकिन मैं एज अ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट इसकी तरफ इस तरह से देखता हूं कि अगर चाइना अपनी कुछ वेपन्स यहाँ पे डिप्लॉय करे, यानी कि युद्ध नौका है या सबमरीन्स है, तो वो एक सिटिंग डक बनेगी लड़ाई के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि 1971 के अंदर हमारी इंडियन नेवी के नेवल बोट्स ने कराची के बंदर के ऊपर हमला किया था, जिसमें कराची पोर्ट का काफी नुकसान हुआ था और दो जो पाकिस्तान की फ्रिगेट थी वो यहाँ पे डूब भी गई थी। उसके बाद पाकिस्तानी नेवी ने कभी बाहर आने की हिम्मत नहीं की। तो यहाँ पर अगर कोई शिप्स बेस हो जाती है, चाइना की ग्वाडार में हो या कराची में हो, तो वो हमारे नेवी के बिल्कुल रेंज के अंदर है। वो हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी भी बहुत रेंज के अंदर है। यानी कि अगर हम वहां पे इवन सेना की मदद से हमला करना चाहते हैं तो हमारे लिए वो काफी पास में है। लेकिन जब तक सवाल है चाइना का, चाइना का कितना एयरफोर्स वहां पे आ सकता है, तो उसका आंसर है बहुत ही कम। क्योंकि आप जोग्राफिकली डिस्टेंस देखे, वो ये जो एरिया है इसे म्यूचुअल सपोर्ट यानी दूसरे किसी देश से सपोर्ट मिलना आसान नहीं है। केवल पाकिस्तान ही उसे सपोर्ट कर सकता है। चाइना की खुद की एयरफोर्स, चाइना की खुद की नेवी
उन्हें वहां पे सपोर्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो रेंजेस है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो नेशनल कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी तैयार हो गई है, इसका मेन चीज ये है कि यहाँ पे अभी हन चाइनीज को सेटल होने वाले हैं, क्योंकि वहां पे जो भी काम करने वाले टेक्निकल लोग होते हैं वो चाइनीज ही होते हैं। इसके सिवाय पंजाबी पाकिस्तानी वहां पे सेटल होंगे। तो इससे जो बलूचिस्तान के ऊपर ग्वाडार पोर्ट से इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस आई थी, उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि अभी बलूची लोग ग्वाडार के पोर्ट के पास फिशिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो ट्रॉलर्स आए हैं चाइना से, वो वहां पे बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फिशिंग करते हैं, जिससे ये जो एक फिशिंग के लिए फर्टाइल जगह है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके लिए बलूची लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तो यहाँ पे जो पावर प्लांट्स है वहां पे बिजली जो पैदा होगी वो कोल से होगी, क्योंकि कोल से पैदा हुई बिजली ये सबसे चीप मानी जाती है, लेकिन वो एक मोस्ट पोल्यूटिंग बिजली हो सकती है। इसलिए बलूचिस्तान के अलग अलग जो लोग हैं वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर आप स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो पाकिस्तानी आर्मी बड़ी संख्या में आज बलूचिस्तान में डिप्लॉयड है। और केवल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो जो एक सिक्योरिटी डिवीजन पाकिस्तान ने बनाया है, जिसमें तकरीबन 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ट्रुप्स उसकी ये जो कॉरिडोर है, ये जो रास्ता है उसकी रक्षा में लगे हुए हैं, जिससे उनकी ये कॉरिडोर की जो कॉस्ट है ये बढ़ जाती है। एक्चुअली माना जाता है कि ऑलमोस्ट 2 डिवीजन यानी कि 35 से 40,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जो जब तक सवाल है ग्वाडार का, ग्वाडार के बेस को एक फोर्ट्रेस के मुताबिक तैयार किया है, ताकि कोई इसके ऊपर हमला ना करे। इससे वो जो लोग हैं बहुत ही नाखुश है। और आज बलूचिस्तान में 2000 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं, 4000 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं, 1500 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस यानी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी वाले या पुलिस ये मारे गए हैं। तकरीबन साथ सब मिला के 8000 से ज्यादा लोग पिछले 10 साल में यहाँ पे मारे गए हैं। और जब तक सवाल है 2020 का, 2020 में जो लेवल ऑफ वायलेंस है इसमें केवल बढ़ोतरी हुई है। तो वैसे माना जाए तो जो ग्वाडार का पोर्ट है ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। सिक्योरिटी के कारण सभी जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। और सीपीएससी कॉरिडोर जो है इसका जो इस्तेमाल अल्टीमेटली पाकिस्तान किस लिए करेगा, ये माना जाता है कि सीपीएससी कॉरिडोर के जो रास्ते हैं उसकी 1% कैपेसिटी भी पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जब तक सवाल है चाइना के इस्तेमाल का, वो तो अभी केवल बातचीत ही हो रही है, रास्ता इस्तेमाल होना अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है। बल्कि एक बलूचिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी है जिसे बीएनपी बोला जाता है, वो इमरान खान जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ वो कोलिशन गवर्नमेंट में थे। उन्होंने अभी इमरान खान से अलविदा कहा है, क्योंकि वो बोलते हैं, उनका नाम श्री मेंगल है, उन्होंने बोला है कि आपके गवर्नमेंट के समय बहुत ज्यादा बलूची जो है ये गायब हुए हैं, जिसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ये बोला जाता है। 1500 लोग गायब हुए हैं पिछले 2 साल के अंदर, जब से इमरान खान का नया पाकिस्तान की बातचीत हो रही है। तो पहले ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल नहीं था, बलूची उसको ये कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो यहाँ की जो रिसोर्सेस है वो केवल चाइना को सौंप दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल एक डैम था जो धरण की जो ग्वाडार के लोगों को पानी देता था, लेकिन अभी वो डैम जो है अंकोर कौर उसको डैम बोला जाता है, वो अभी चाइना को ही हैंड ओवर किया गया है। और वो जो पानी है वो पानी केवल चाइनीज ही लेते हैं। और इस प्रकार की कुछ वीडियोस भी काफी बार सामने आई है।
इसके सिवाय चाइना का जो डेट है, चाइना का जो कर्जा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उनको रिपेमेंट करने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है। और अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, तो चाइना का जो डेट है वो 107% हो गया है उनके जीडीपी से। यानी कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान का इकोनॉमी रुइंस में है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसी हड्डी है कि जो पाकिस्तान के गले में अटकी हुई है। बलूची इसके ऊपर हमले कर रहे हैं। सिंध के जो लोग हैं वो भी इसके ऊपर हमले कर रहे हैं। कराची के अंदर भी हमले होते रहते हैं। तो आज पाकिस्तान नाम का जो देश है, वहां पे बलूची अलग होना चाहते हैं, पख्तूनी यानी कि पठान वो अलग होना चाहते हैं, सिंध के लोग अलग होना चाहते हैं। इसके सिवाय गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग वो अलग होना चाहते हैं। जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वहां पर भी एजिटेशन हो रहे हैं। और आज के हालात में आपको पता है कि पाकिस्तान की पूरी पार्टीज इकट्ठा होके पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही है। तो ऐसे हालत में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को और नुकसान पहुंचने वाला है, जिससे ये कॉरिडोर का नुकसान केवल पाकिस्तान को ही होगा ऐसे नहीं, बल्कि अभी ये माना जाता है और चाइनीज न्यूज़पेपर में इसके बारे में रिपोर्ट भी आई है कि 6.5 ट्रिलियन डॉलर्स इतना खर्चा करके जो ये वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम की चीज जो शुरू की थी चाइना ने, इसमें से कोई भी प्रोजेक्ट वायबिलिटी की तरफ नहीं है। और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। तो इसका भारत के लिए क्या फायदा? इससे जो चाइना की जो इकोनॉमी है, उनका रेट ऑफ ग्रोथ ये कम हुआ है। जैसे मैंने पहले बोला है, भारत और चाइना और पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है, ये बहुत साल चलने वाली है। इसीलिए हमें लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, हमारी इकोनॉमी को एफिशिएंट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब पाकिस्तान की और चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, तो हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे इकोनॉमिक जो आर्थिक प्रगति है उसे बढ़ाने में बहुत ही मेहनत हमने करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए एक मौका है। चाइना इज इन डीप ट्रबल, चाइनीज इकोनॉमी इज इन डीप ट्रबल, तो इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर इकोनॉमी। लेकिन इसके लिए 130 करोड़ भारतीयों को इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में आपको वर्ल्ड क्लास बनना पड़ेगा। फार्मर्स है तो वर्ल्ड क्लास फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स है तो वर्ल्ड क्लास, स्टूडेंट है तो महाभारत में जो अर्जुना है उससे ज्यादा अच्छे, टीचर्स है तो द्रोणाचार्य से भी अच्छे। यानी कि अगर हम हर फील्ड में वर्ल्ड क्लास होते हैं, तो हमारी इकोनॉमी अच्छी तरह से आगे जाएगी, जिससे हमारे डिफेंस के लिए हमें एडिशनल पैसा मिलेगा, जिससे हम चाइना के साथ आगे आने वाले दिनों में लड़ाई करने में हमें मदद मिलेगी। मैं अभी रुकने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और मैं अभी रुकता हूं, आपकी विदा लेते हुए जय हिंद।